हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम टॉपिक लेके आए हैं वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर हमारे पास सोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, किसका टॉपिक है? सोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है, जिसका क्वेश्चन हर बार 100% आता ही आता है। इसका न्यूमेरिकल आता है हमें। ठीक है, तो आज हम वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेंट हॉफ फैक्टर होता क्या है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? आई के साथ। इसे हम आई के साथ डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, इसकी रेशो होती है हमारे पास कि सबसे पहले जब हमारे पास डिसोसिएशन हो चुकी है या फिर एसोसिएशन हो चुकी है, उसके बाद हमारे पास कितने मोल्स हैं और डिवाइडेड बाय कितने मोल्स हमारे पास पहले थे। उसकी रेशो हमें क्या बताती है? वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? डिसोसिएशन होती क्या है हमारे पास। तो डिसोसिएशन क्या होती है? देखो, टूट जाना, एक मोल का एक से ज़्यादा में टूट जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास हम डिसोसिएशन कर रहे हैं, सपोज करो हमने NaCl की डिसोसिएशन की। NaCl, जब NaCl का एक मोल डिसोसिएट हुआ तो हमारे पास क्या बन गया? Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास दो मोल्स बन गए, एक पॉजिटिव Na, एक नेगेटिव का। ठीक है, तो हमारे पास पहले देखो कितने मोल थे? एक मोल था। तो जब NaCl की डिसोसिएशन हुई तो हमारे पास कितने मोल हो गए? टोटल 2 मोल्स हो गए। ठीक है, तो इससे हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या बन जाती है? अगर हम वेंट हॉफ फैक्टर निकालें तो वेंट हॉफ फैक्टर का हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर हमारे पास कितने मोल्स आए? 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय पहले हमारे पास कितने मोल्स थे? 1। तो हमारा वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। ठीक है, ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन में वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टॉपिक आ गया, सपोज करो जैसे MgCl2 की एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, सपोज करो हमारे पास MgCl2 है। तो देखो, MgCl2, इसकी जब डिसोसिएशन हुई तो हमारे पास क्या बन गया? Mg2+ एंड 2Cl नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मोल था। जब मैग्नीशियम क्लोराइड की हमारे पास डिसोसिएशन हुई तो हमारे पास एक मोल बन गया मैग्नीशियम के आयन का और 2 मोल्स बन गए हमारे पास क्लोरीन के आयन्स के। ठीक है, तो हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी इसमें? तो इसमें हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर I = क्या होगा? टोटल, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बार बार बोल के देखो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद हमारे पास कितने मोल्स आए? कितने मोल्स आए हमारे पास डिसोसिएशन के बाद? टोटल 2 + 1 3। तो ऊपर क्या आ गया? 3। पहले कितने थे? एक था। तो हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो ऐसे एज इट इज़ भी सिंपल न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है हमारे पास वेंट हॉफ निकालने का। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया मोल से अगर हमारे पास डिसोसिएशन हुई तो हमारे पास हम वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक हमें पता चल गई चीज़ कि जब हमने पहले देखो NaCl का वेंट हॉफ फैक्टर निकाला तो ऊपर था 2/1। जब हमने MgCl2 का निकाला तो 3/1। तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब भी डिसोसिएशन होगी उसमें जो हमारे पास I की वैल्यू होगी, वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास डिसोसिएशन की कंडीशन बन गई कि इन डिसोसिएशन I की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर I इज़ ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास क्या होता है? डिसोसिएशन, एसोसिएशन या फिर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ठीक है, तो याद रखना है डिसोसिएशन में हमारे पास हमेशा डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो I की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, तो हमारे पास देखो, अगर सपोज करो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने फाइंड करना हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हम क्या करेंगे? देखो,
डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो हम कंसीडर करके चले, सपोज करो हमारे पास क्या है, NaCl की ही एग्जांपल लेते हैं। NaCl, जब ये NaCl डिसोसिएट हुआ तो हमारे पास क्या बन गया? एक मोल बन गया Na प्लस का, एक बन गया Cl नेगेटिव का। ठीक है, हम अल्फ़ा को क्या मानते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास किसी टाइम पे, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, जब कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुई थी तो हमारे पास इनिशियली NaCl के कितने मोल्स थे? 1 मोल था। ठीक है, तो Na प्लस का क्या था? 0 था। Cl नेगेटिव का भी क्या था? 0 था, जब कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुई थी। ठीक है, बाद में हमने सोचा कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पर डिसोसिएशन हो गई, सपोज करो 90% डिसोसिएशन हो गई। जब डिसोसिएशन हुई तो हम इसे यहाँ पर 100% डिसोसिएशन नहीं मानते। ठीक है, ये वाले केस जो हमने ऊपर किए थे, ये हमारे पास हम लेके चल रहे थे कि डिसोसिएशन 100% हो चुकी है। हम यहाँ पर ये नहीं मान रहे कि जो हमारी डिसोसिएशन है वो 100% नहीं हुई है। हम सपोज कर लेते हैं कि इनिशियल में से सपोज करो कि हमारे पास अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट हो चुके हैं। अगर 1 में से अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट हो चुके हैं तो हमारे पास कितने बचे बाद में? 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि 1 में से अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट हो गए तो हमारे पास बचे कितने? 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा बचे तो Na के कितने थे? अल्फ़ा। Cl के भी कितने थे? अल्फ़ा थे। ठीक है, तो हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी फिर? I इक्वल्स टू, हमने क्या निकाला था? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? देखो हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, डिसोसिएशन के पहले कितने थे? 1 ही था हमारे पास पहले तो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास आई का फॉर्मूला क्या बन गया? क्या बचा हमारे पास? आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 प्लस अल्फ़ा। तो इस फॉर्मूला से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर डिसोसिएशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा था, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अगर सपोज करो कि हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हों, वो डिसोसिएट हुए हों, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास an था। जब an की डिसोसिएशन हुई तो हमारे पास Na मोल बन गए। ठीक है, अगर हमारे पास पहले ओरिजिनल में हमारे पास कितने मोल थे? an। ठीक है, जब इसकी डिसोसिएशन हुई तो हमारे पास Na मोल्स बन गए। तो हम सेम कंसीडर करेंगे कि पहले हमारे पास जब डिसोसिएशन नहीं हुई थी तो इसका 1 मोल था और इसका 0 था। जब डिसोसिएशन हो गई, हमने लेट कंसीडर किया कि अल्फ़ा मोल्स क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। अगर 1 में से अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट हो गए तो हमारे पास कितने बचे? 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा बचे तो इधर कितने मोल होने थे फिर? n अल्फ़ा होने थे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए? तो क्या होते हैं हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स हैं? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, पहले कितने थे? 1। तो हमारे पास कितना आ गया क्वेश्चन का? देखो, इसको हम रिलेशन लेके आएंगे यहाँ से, तो क्या बन गया हमारे पास? I माइनस 1, ये वाला माइनस इधर ले गए हमारे पास, इधर क्या बचा? n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। तो I माइनस 1 इक्वल्स टू, अल्फ़ा निकल गया कॉमन, n माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा का क्या रिलेशन आ गया? अल्फ़ा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास कितना आ गया? I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो n क्या है हमारे पास कि कितने मोल्स बने आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो एज इट इज़ भी हमारे पास अल्फ़ा निकालना आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू, एंड n क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है,
तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, हम एसोसिएशन करेंगे। ये हम क्या कर रहे थे, डिसोसिएशन कर रहे थे। तो हमारे पास इसमें से की पॉइंट देखो कौन कौन से हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जो आपने याद रखनी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास डिसोसिएशन के लिए कौन सी कंडीशन होती है, आई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, डिसोसिएशन के लिए आपने याद रखना है कि वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमारे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, नाउ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट पेज का। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे देखो, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी करवा दी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, नेक्स्ट हमारे पास आ गया एसोसिएशन। ठीक है, अब एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है हमारे पास जुड़ जाना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ये वाली एग्जांपल देखो आप, इसमें हमने क्या किया है, एसोसिएशन में हमने दो मोल्स लिए C6H5COOH के। ठीक है, बेंजोइक एसिड के दो मोल्स लिए। तो जब ये दो मोल्स को हमने कंबाइन किया, एसोसिएट किया, तो हमारे पास एक सिंगल मोल बनके तैयार हो गया। तो हमारे पास पहले कितने मोल थे, 2 मोल्स थे। जब एसोसिएशन हुई, एसोसिएशन मतलब जब ये आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो जब ये एसोसिएशन हुई तो हमारे पास कितने मोल्स बन गए, 1 मोल बन गया। ठीक है, मतलब मोल्स क्या हो गए, हमारे पास आधे हो गए। मीन्स के अगर हम कहें कि ऐसे कि अगर सपोज करो कि सबसे पहले हमारे पास कितने मोल थे, इसके 2 मोल्स थे। 2 में से कौन से रह गए, कितने रह गए, 1 रह गए। तो इसका वेंट हॉफ फैक्टर क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आफ्टर डिसोसिएशन आए हैं। आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने आए हैं, 1 आया है। पहले कितने थे, 2 थे। तो हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो 1/2 को जब हम देखेंगे तो हमारे पास 0.5 आएगा। तो 0.5 तो आई से हमारे पास 1 से छोटी हो गई। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें क्या मिलता है, यहाँ से एक रिलेशन क्या मिलता है कि एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है, आई की वैल्यू लेस देन हमेशा 1 होगी, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें, देखो ये वाला केस क्या था, पहले वाला मैं बिल्कुल 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन वाला कर रही हूँ। ठीक है, अब हम लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने ये वाली एग्जांपल ले ली। ठीक है, हमारे पास पहले कितने मोल थे, हमने 2 मोल्स को एसोसिएट किया, 1 मोल बन गया। तो सपोज करो कि हमारे पास पहले 1 मोल था, उसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट या एसोसिएट हो गई, एसोसिएशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो सपोज करो कि पहले हमारे पास 1 में से 1 माइनस अल्फा बच गए। ठीक है, तो इधर कितने हो गए, वो हाफ हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एसोसिएशन में कम होते हैं। पहले हमारे पास अगर 1 था तो एसोसिएशन के बाद वो हाफ हो जाएगा। अगर हमारे पास पहले 2 मोल्स थे तो एसोसिएशन के बाद 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास पहले अल्फा मोल्स थे, एसोसिएशन से पहले अल्फा मोल्स थे, तो आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास अल्फा/2 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी, आई क्या होता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय के सबसे पहले एसोसिएशन के पहले कितने थे हमारे पास मोल्स, एसोसिएशन के पहले हमारे पास कितने मोल थे, 1 मोल था, क्योंकि हम 1 ही लेके चले हैं। ठीक है, 1 मोल के अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल रहे हैं। तो जब इसका हम एलसीएम करेंगे तो ये 1 इधर जाएगा, तो इसे कंबाइन करके तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा/2। ठीक है, तो ये किसका रिलेशन आ गया हमारे पास, फॉर एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन के लिए हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस अल्फा/2। ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हों तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, I इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर n मोल्स।
ठीक है, तो हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन का पता चल गया। इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बेंट हॉफ फैक्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए था कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप कि हमारे पास क्या आ गया। देखो हम आई को कैसे और डिफाइन कर सकते हैं। आई को हम कर सकते हैं डिफाइन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर एक अब ये वही आप याद रखो कि अगर आई इक्वल्स टू 1 है, आई इक्वल्स टू का 1 का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ना ही डिसोसिएशन हो रही है ना ही एसोसिएशन हो रही है। जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास यूरिया हो गया, तो इनकी किसी की ना ही एसोसिएशन होती है ना ही डिसोसिएशन होती है। उन केसेस के लिए हमारे पास बेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो या दैट्स वाई हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ऐसे हम देखो हम आई का रिलेशन निकाल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। क्या होती है हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाली, फ्रीजिंग पॉइंट वाली एंड दी ऑस्मोसिस। तो हमारे पास अगर हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी देखें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू एक्स ऑफ सल्यूट। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि हम कैसे आयंस ले रहे हैं, उन पे डिपेंड नहीं करती। तो हमारे पास देखो हमने क्या कर दिया, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से आई को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बन गई, ये वाली बन गई। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बन गई, ये बन गई। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये वाली बन गई। ऑस्मोसिस की ये वाली बन गई। ठीक है, तो हम देखो क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन है, बेंट हॉफ फैक्टर आई ऑफ 0.5% वेट बाय वेट aqueous solution of KCl which freezes at minus 0.24 डिग्री सेल्सियस इज कितना होगा। बेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। KF दिया गया है हमारे पास, मोलर मास दिया गया है। तो हमने सबसे पहले देखो KF दिया गया है ऑब्वियसली, तो हमारे पास क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू एम। ठीक है, डेल्टा TF क्या है, चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF क्या है हमारे पास, KF क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। इसे हम कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो M क्या है हमारे पास, मोलैलिटी। M क्या है हमारे पास, मोलैलिटी। तो हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले यहाँ पे मोलैलिटी निकाली। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया गया, देखो 0.5% वेट बाय वेट। इसका क्या मतलब होता है, 0.5 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो गिवन मास क्या हो गया, 0.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया हुआ है, 74.5। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, देखो सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट 100 ग्राम है, 100 ग्राम में से 0.5 क्या है हमारे पास सल्यूट, तो बाकी कितना बचा, 100 माइनस 0.5। तो कितना आ गया हमारे पास, 100 माइनस 0.5। ठीक है, तो करके देखो तो हमारे पास 95 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 100 में से यहाँ पे कर लेते हैं, 100 में से अगर हम 0.5 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना होगा, 99.5। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 99.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 0.067। ठीक है, मोलैलिटी आ गई, कितनी आ गई, 0.067। तो नाउ हम देखेंगे आगे। देखो जब हमारे पास मोलैलिटी आ गई तो हम क्या करेंगे, मोलैलिटी आने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे बेंट हॉफ फैक्टर के रिलेशन वाला। तो हमारे पास क्या रिलेशन था, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू एम।
ठीक है, यहाँ से हम टी एफ की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई हमारे पास, के एफ इंटू एम। के एफ की वैल्यू दी रखी थी तो एम की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.125। जो ये वाला हमारे पास आंसर आया है इसे हम बोलते हैं कैलकुलेटेड आंसर। तो ये हमें कैलकुलेटेड आंसर मिल गया। बट अगर हम देखें कि ओरिजिनली अगर हमने ऑब्जर्व किया है, जो एक्सपेरिमेंटली हमने डाटा ऑब्जर्व किया है, वो क्या था कि हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था, 0। ठीक है, जब हम उसमें वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसके साथ उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। डिक्रीज होके हमारे पास कितना टेम्परेचर हो गया, -0.24। ठीक है, तो कितना चेंज आया इसमें हमारे पास, देखो 0 माइनस 0.04, तो कितना आ गया 0.024। ये क्या है, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो वेंट हॉफ फैक्टर क्या कहता है हमारे पास, क्या होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाली दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1.92। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर। तो देखो 1.92 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है हमारे पास 1 से, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वेंट हॉफ फैक्टर फॉर K2SO4। K2SO4 के लिए वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो K2SO4 की जब हमारे पास डिसोसिएशन हुई तो हमारे पास 2 मोल्स आए K प्लस के एंड 1 मोल आया SO4 का। तो हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, पहले कितने थे। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3/1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 मोलर, देखो मोलैरिटी दी रखी है, 0.1 m K4FeCN6 इज 60% आयोनाइज्ड। कितने परसेंट आयोनाइज हो गया है, 60% आयोनाइज्ड हो चुका है, मतलब 100% डिसोसिएट नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 100% डिसोशिएट नहीं हुआ तो हमारे पास क्या रिलेशन आया था, I-1 अपॉन n-1। ठीक है, तो हमारे पास देखो इन्होंने 60% कहा है, तो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू निकालिए। तो जब हम K4FeCN6 को डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 4 मोल्स ऑफ K प्लस, ठीक है, एंड 1 मोल हमारे पास आयरन साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो गए, 4 + 1 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसमें पुट करो, देखो हमारे पास अल्फा कितना दिया है, 60% आयनाइज्ड हो चुका है। 60% का मतलब 60/100, दैट इज 0.6। ठीक है, 0.6, 0.6 हमारे पास क्या हो चुका है, आयनाइज्ड। तो अल्फा की वैल्यू 0.6 पुट करो, आई की वैल्यू हमने निकालनी है, एन की वैल्यू 5 हमें पता है। तो आप इसमें से कैलकुलेट करके हमारे पास अल्फा की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.4। ठीक है, तो ऐसे हम वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे वेंट हॉफ फैक्टर के। किसी की प्रॉपर्टी के साथ आ सकते हैं, सेम यही मेथड हमने यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।